Everyone, welcome to the core classes. Today is 3rd December 2023 और हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक जो हमारे एग्जामिनेशन यूपीएससी और सम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक. पहला टॉपिक है हमारा स्टे ऑर्डर. आप सब में से बहुत कम लोग स्टे ऑर्डर के बारे में शायद जानते हों या नहीं भी जानते हों. तो स्टे ऑर्डर ये क्या होता है? स्टे ऑर्डर एक एक्ट है जो कोर्ट प्रोवाइड करता है टू टेम्पोरली स्टॉप और पोस्टपोन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग थ्रू द कोर्ट और इलीगल अथॉरिटी इन इंडिया टू सिक्योर द राइट्स ऑफ ए सिटीजन. चलो एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें. सपोज कि कोई ए है, ठीक है, ए एंड समवन इज बी. ए और बी के बीच में इस लैंड के टुकड़े को लेकर के कोई केस था और उसमें बी जो है जीत जाता है. बी जैसे ही जीत जाता है तो वो यहाँ पर कब्जा करने के लिए आता है. लेकिन एट द सेम टाइम ए की एक सिस्टर है एस और वो तुरंत जाकर के कोर्ट में कहती है कि नहीं, ये ज़मीन में मेरे पिताजी का भी हिस्सा था. ए ने इसे बेचा या नहीं बेचा, क्या केस था उनका, बी के हिस्से में जाने से पहले ये तय होना चाहिए कि ये ज़मीन में मेरा कितना अधिकार है और मैं इससे पहले गेन करना चाहती हूँ. दैट मीन्स मेरा अधिकार है. ये ए की सिस्टर जाकर कह रही है कि ज़मीन तो पिताजी का था, उसने बी से क्या किया नहीं किया, कैसे वो ज़मीन बी के पास जा रहा है मुझे नहीं पता, मेरा राइट है. ये सिस्टर कह रही है कोर्ट में. तो कोर्ट इसे स्टे ऑर्डर देगा और कोर्ट जैसे ही इसे स्टे ऑर्डर देता है तो बी फिर अपना कब्जा इस ज़मीन पर नहीं कर पाएगा. हालांकि बी को कोर्ट ने ही कहा है कि जाओ तुम उस ज़मीन पर कब्जा करो, लेकिन अगर एस ने आकर इसी सेम ज़मीन के लिए स्टे ऑर्डर ले लिया कोर्ट से तो फिर बी इस ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा. अगर बी इस ज़मीन पर कब्जा करेगा जबरन तो फिर उसके लिए अलग पीनल एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जाएगा. आई होप जो सिविल केस में स्टे ऑर्डर होता है आपको समझ में आ गया होगा. उसी तरह से क्रिमिनल केस भी होता है. सपोज कि किसी व्यक्ति को डेथ डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है. किसी भी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है और वो व्यक्ति अब उसे डेथ का जो सेंटेंस यानी कि डेथ का सजा अब उसे दिया जाने वाला है, फांसी उसे दिए जाने वाली है और 2 दिन के अंदर फांसी होने वाली है उसे. तो उसी समय कोई एक नया सबूत उसे मिल जाता है. तो सबूत उसे मिलेगा तो वो डायरेक्ट केस तो पुराना नहीं खुलेगा, लेकिन उस सबूत के आधार पर वो अगर ये साबित कर देता है कोर्ट में कि फैसला उसके फेवर में आ सकता है तो सबसे पहले वो कोर्ट से स्टे लेगा और कोर्ट से जैसे ही वो स्टे लेता है तो उसकी फांसी की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी. फिर केस आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ होगा. आई होप स्टे का जो मीनिंग होता है मैंने आपको समझा दिया है. सो टिल अ स्टे ऑर्डर इज इन इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट्स प्रोसीडिंग इज मेड स्टैंड स्टिल. जो भी ऑपरेशन कोर्ट का पहले से चल रहा था उसे स्टैंड स्टिल कर दिया जाता है. दैट मीन्स वो वहीं रुक जाएगा, उसमें आगे कोई भी इम्प्रूवमेंट उसमें आगे नहीं होगा. and the party who seek it can cause the operation of the other party to seize. और जिसने भी स्टे लिया है, जैसे कि इस ए के सिस्टर ने स्टे ले लिया था तो वो बी को कह सकती है कि अब तुम इस ज़मीन पर मत आओ. तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर कि दूसरे पार्टी से वो चाहेगी कि वो अपना काम अब रोक दे. इन द केस ऑफ एनी डेवलपमेंट दैट मे रिक्वायर इट, ए जज में डिसाइड टू इशू ए स्टे ऑर्डर विदाउट इवन फॉर्मली prompting the other party or even a request being made to them in this regard. कोर्ट चाहेगी, अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं सिस्टर का यहाँ पर स्टेक है, संपत्ति ये पिता का था, ये फादर का संपत्ति था, ए ने बी से मॉर्गेज करके ये संपत्ति कुछ लोन लिया ए ने, बी ने अगर ये नहीं देखा कि उसकी कोई सिस्टर का भी इसमें राइट है या नहीं है और बी ने वैसा कर लिया है तो फिर ये तो बी की गलती है. तो कोर्ट वहाँ पर डायरेक्ट सिस्टर को स्टे देगा कि ठीक है आपका हिस्सा है इसमें तो मैं आपको स्टे देता हूँ और बी का काम अब रुक जाएगा, बी कब्जा नहीं करेगा. अब फैसला होगा कि सिस्टर का इसमें कितना हिस्सा है, कहाँ से है, सिस्टर किधर से लेगी और कितना फिर बी के हिस्से जाएगा, ये अब कोर्ट बाद में तय करेगा. फिलहाल तो बी को अब स्टे लग गया, बी अब कब्जा नहीं कर सकता है. तो इसमें बी से कोर्ट किसी भी तरह से पूछने या इसको रजामंदी करने के लिए कोर्ट नहीं जाएगा. ये किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये किसी तरह का आपस में समझौता नहीं हो रहा है. यहाँ कोर्ट फ्री है स्टे देने के लिए एस को, बी से कोई मतलब नहीं है. दैट इज रिटन हेयर.
एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टे ऑर्डर्स, स्टे ऑफ प्रोसीजिंग्स एंड स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। देखो स्टे ऑफ प्रोसीजिंग है कि अगर कोर्ट के द्वारा ढेर सारा अगर कहीं पर प्रोसीजिंग चल रहा है, उसमें से एक या दो प्रोसीजिंग में ब्रेक लग जाएगा। अगर कोर्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ढेर सारा एक्शन चला रहा है, ढेर सारा उसके ऊपर प्रोसीजर चल रहा है, तो कोई एक या दो प्रोसीजर के खिलाफ वहाँ पर स्टे लग जाएगा। और स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब है कि पूरा का पूरा केस ही स्टे लग जाएगा, पूरा केस पर ही 6 महीने के लिए बैन लग जाएगा, नहीं होगा कुछ भी कोर्ट की तरफ से। तो स्टे दो तरह का होता है, प्रोसीजिंग का स्टे या फिर एग्जीक्यूशन का स्टे। अब 2018 में क्या हुआ था, 2018 मार्च 28 को जजमेंट एक आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर स्टे लेता है तो मार्च 2028 मार्च 28 2018 से ये होगा कि वो स्टे की वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ रहेगी। 6 मंथ के बाद फिर उसमें या तो कोर्ट फैसला करे या फिर जो सपोज, जैसे फिर से हम अपने वो एग्जाम्पल पर चलते हैं कि एस ने अगर स्टे ले लिया है तो 6 मंथ के अंदर उसे फिर से स्टे लेना होगा या फिर कोर्ट के अंदर फिर से फैसला करवा ही लेना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्यूट में एस का कितना हिस्सा बनता है। अगर सिर्फ स्टे लेकर के इसका काम रोक दिया है, एस ने बी का काम अगर रोक दिया है, तो बी 6 मंथ पूरा होते ही फिर से यहाँ पर धावा बोल सकता है, कब्जा कर सकता है। ठीक है, तो कोर्ट का जो भी स्टे है वो 6 मंथ में सीज कर जाएगा। तो दिस वाज द जजमेंट पास्ड इन 2018 मार्च 28। ओके, तो अभी क्या इसमें, अभी न्यूज में क्यों है, हमारा ये टॉपिक क्यों है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अपने ये जो 2018 का जजमेंट है ऑन द एक्सपायरी पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर्स टू एक्सपेडाइट ट्रायल प्रोसीजिंग्स, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि हाँ मैं इसे रिव्यू करूँगा, इसे एक बार रिव्यू करूँगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम बहुत कम होता है। अगर एस ने अपना कोई स्टे लिया है तो 6 महीने के अंदर तो इसे कोर्ट यहाँ पर फैसला नहीं सुना के दे रहा है कि ये ज़मीन किसका हो गया। 6 महीने तो इसमें यूं ही पार हो जाएंगे कोर्ट के प्रोसीजिंग में ही। तो 6 महीने के अंदर फिर से ये धावा बोल देगा या फिर से इसे स्टे लेना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कहा गया था कि इसको एक बार रिव्यू कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिव्यू करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। तो यही टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम बहुत कुछ नया जानेंगे जो अक्सर न्यूज़पेपर में नहीं आता है। बिल्कुल नए नए टॉपिक्स हम इसमें देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आपस में एक MOU साइन किया है फॉर कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL। CCIL के रिलेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज और कोऑपरेशन के लिए दोनों ने साइन किया है। पहले देखो CCIL होता क्या है। CCIL की स्थापना हुई थी 2001 में। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है तो समझ में आ ही गया होगा कि ये एक गवर्नमेंट बॉडी है या गवर्नमेंट कंपनी भी आप समझ सकते हैं इसे। टू प्रोवाइड गारंटेड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शंस फॉर ट्रांजेक्शन्स इन मनी, G-Secs, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव मार्केट्स। सीधा ये समझ लो कि जो बाहर के फॉरेनर हैं या फिर NRI हैं या फिर जो इंडियन रेजिडेंट जो बाहर में रहते हैं, वो जब इंडिया के साथ मनी में या G-Sec या फॉरेन एक्सचेंज या डेरिवेटिव मार्केट में अपना कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज़ वेरी रिस्की। और वहाँ पर कुछ गारंटेड एक बॉडी होना चाहिए जो सब कुछ ठीक से ट्रांजेक्शन कर पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट बॉडी है CCIL, which also provides non-guaranteed settlement for rupee interest rate derivatives and क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन थ्रू द CLS बैंक। हम देखेंगे अभी CLS बैंक क्या होता है। तो CLS बैंक के जरिए ही ये CCIL अपना काम करता है। और इसके प्रोमोटर्स कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक एंड वेरियस बैंक विच इज लिस्टेड हेयर। ओके, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़। 50 करोड़ के ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर के साथ ये कंपनी शुरू हुई थी। और इसके बारे में कुछ डिटेल है यहाँ पर, देखिएगा इसे। ठीक है, RBI ने इसे रिकॉग्नाइज किया है एज अ क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टी, QCCP। ठीक है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे क्वालिफाई किया है। 2014 में इसे ये समझ लो कि एक मेडल दिया है। ये क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टी है इन केस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रांजेक्शन सेटलमेंट। इट हैज ऑल्सो सेटअप ट्रेड रिपोजिटरी टू enable financial institutions to report their transactions in over time counter OTC derivatives में भी। थ्रू इट्स फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी
आप सबने अक्सर नाम सुना होगा CDSL का, क्लियर कॉर्प डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड। अक्सर ATM के ऊपर आपको CDSL देखने को मिलता होगा। हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्लेटफॉर्म्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन ऑफ डील्स इन वेरियस मार्केट सेगमेंट्स। फर्दर CDSL हैज़ डेवलप्ड, CDSL ने एक और चीज़ डेवलप किया है, NDSOM, द RBI ऑन एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम फॉर डीलिंग इन GSEX एंड ऑल्सो फॉर रिपोर्टिंग OTC डील्स एज वेल एज द NDS कॉल प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें RBI, चाहे CCIL के जरिए हो, चाहे CDSL जो कि CCIL का ही एक ओन सब्सिडियरी है, CCIL का एक सब्सिडियरी है CDSL, और CDSL का एक सिस्टम है अपना NDS होम। ये सबके जरिए RBI अपना पूरा नज़र रखता है किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन पर, और उससे रिलेटेड जो भी कमी होती है, कहीं पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो उसको कंप्लीट करता है, और सारे ट्रांजैक्शन स्विफ्टली चलते रहते हैं। अब CLS के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी तुरंत मैंने कहा था कि CLS बैंक। तो CLS क्या है? कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट। देखो, फॉरेन मार्केट में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कहीं पर कोई करेंसी खरीदते रहते हैं, कोई करेंसी बेचते रहता है, तो ये सब चलता रहता है। और वहाँ पर देखो क्या है कि जो भी करेंसी खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो उन सारे रिस्क को दूर करते हुए ठीक से पूरा सिस्टम क्लियर चलता रहे, कंटिन्यूअस चलता रहे, तो ये CLS सेटलमेंट सिस्टम बना हुआ है, जिसे वर्ल्ड के टॉप बैंक्स ही ऑन करते हैं। द सिस्टम इज रन बाय CLS बैंक इंटरनेशनल एंड सोलली डेडिकेटेड टू सेटलिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड्स, और इस्टेब्लिश हुआ था ये 2002 में, और ये लंदन से ऑपरेट होता है और बेस्ड इन न्यूयॉर्क है। मेन ऑपरेशंस लंदन से होते हैं इसके। ओन्ड बाय वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक्स। इसमें साफ-साफ ये बात होती है, समझ लो कि अगर कोई देश है, मान लो इंडिया ही एक एग्ज़ाम्पल कह लेता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कई सारे देश में मान लो कि इंडिया का रुपये खरीदा है लोगों ने। इंडिया से कुछ सामान खरीदने के लिए इंडिया के रुपये को खरीदा है कई सारे देशों में कुछ लोगों ने। तो इंडिया जो है फॉरेन मार्केट में जाएगा, तो वो बोलेगा कि रुपया जितने देशों ने खरीदा है उसके बदले मुझे डॉलर दो। तो फिर ये CLS सिस्टम है, ये क्लियरिंग सिस्टम बोलेगा नहीं, हम आपको अभी डॉलर नहीं देंगे। पहले मार्केट में जितना रुपया बिका है, उस रुपया के बदले आप डॉलर दे दीजिए, ठीक है? तो आपको रुपया के बदले का डॉलर आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सोचना इसके बारे में, समझ में आ जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है थोड़ा डिटेल में जाने का। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज़ बहुत ही कम समय में बहुत सारे टॉपिक को मुझे यहाँ डील करना है। सो दिस वाज़ द टॉपिक। तो CCIL के लिए RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच में एक MOU साइन हुआ है। दिस वाज़ द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्ट क्विपर। देखो, 2 अमीरों के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील हुई है, सो इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सिर्फ अमीरों ही नहीं, समाज में, मार्केट में इनका बहुत बड़ा दबदबा है। अमेज़न रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट विद स्पेसएक्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों का हमारे लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है अभी। लॉन्च 3 ऑफ इलॉन मस्क फाल्कन 9 रॉकेट्स टू सपोर्ट डिप्लॉयमेंट प्लान्स फॉर इट्स प्रोजेक्ट क्विपर। तो एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में कि 9 फाल्कन रॉकेट्स अमेजन के लिए छोड़ा जाएगा, अमेजन के एक प्रोजेक्ट क्विपर के लिए। अब प्रोजेक्ट क्विपर क्या है उसे भी देख लो फटाफट। ये एक नेटवर्क होगा 3236, यानी कि 3,500, ठीक है, 3236 सैटेलाइट्स जो अमेजन छोड़ेगा अपने लिए इन लो अर्थ ऑर्बिट, और ये सैटेलाइट छोड़ा जाएगा इलॉन मस्क के 9 फैल्कन रॉकेट के साथ, फैल्कन 9 रॉकेट के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ में आया होगा। अब सारे के सारे सैटेलाइट एक ही बार भेजे जाएंगे या फिर ये सैटेलाइट बारी बारी से भेजे जाएंगे, आई डोंट नो। तो फैल्कन 9 रॉकेट्स के द्वारा ये भेजा जाएगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो वो इस तरह का कुछ नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि कई सारे जो सैटेलाइट हैं, करीब 3236 सैटेलाइट, ये आपस में एक नेटवर्क बना करके पृथ्वी पर किसी भी आदमी को कहीं भी इंटरनेट की ज़रूरत हो, एक एंटीना घर के ऊपर लगाए और उससे सीधे ब्रॉडबैंड अपने घर में ले ले और अच्छे से हाई स्पीड इंटरनेट का मज़े से लुत्फ़ उठाए। 6G इंटरनेट, 7G इंटरनेट जो भी आए, ये सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्ट दे दे। किसी भी तरह का स्पेक्ट्रम भी किसी कंट्री से इसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और ये कहीं भी अपना इंटरनेट फ्री में, मतलब गवर्नमेंट को बिना टैक्स दिए हुए कस्टमर को बेच पाएँगे। तो ये इनका प्लान है, और इससे रिलेटेड कुछ इनका यहाँ पर है कि 3 मेन पार्ट है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का। पहले तो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटेलाइट भेज देंगे ये लोग, पहले ग्राउंड पर भी ठीक-ठाक काम करना होगा। ग्लोबल नेटवर्किंग कनेक्ट्स दोज़ गेटवे एंटीनाज़
तो गेटवे एंटीनाज इनको लगाना है ग्राउंड में पहले। तो इसका क्या गहराई है हम उतना तो नहीं जा रहे हैं। आपको ये पता रहना चाहिए कि प्रोजेक्ट कुइपर क्या है अमेज़न का, उसका क्या गोल है। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे डीटीएच काम करता है कि ढेर सारा सैटेलाइट है बाहर और उसको हमारा टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है वो कैच करता है और घर में टीवी चलता है। ठीक उसी तरह से सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस वहाँ टीवी चलता था, यहाँ इंटरनेट चलेगा। अबाउट लो अर्थ ऑर्बिट देख लो क्या है। तो लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ के सरफेस से करीब 1200 माइल कह लो, 2000 किलोमीटर से अंदर का पूरा जो रेडियस के अंदर का जो एरिया है, स्पेस है, उसी को आप लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तो उसके बारे में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, कभी मौका मिले तो इसको पॉज करके पढ़ो। ज़्यादातर सेटेलाइट इसी में पाए जाते हैं। इवन स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है आईएसएस, वो भी इसी में पाया जाता है, इसी एरिया में। तो इसको ठीक से देखो और यहाँ से क्या क्या होता है इसका एक कंपैरिजन आप देख लीजिए। जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है वो करीब 36,000 किलोमीटर दूर होता है अर्थ सरफेस से, ठीक है। और ये है 2000 किलोमीटर का एक लिमिट। और जो भी एल होगा, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट, एलईओ सेटेलाइट, वो इसी रेंज में होगा बाबू, 700 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच में ही होगा। और ये है आपका आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एस्ट्रोनॉट यहाँ जाते हैं, रिपेयर वर्क करते हैं, अपना अगर कुछ फ्यूल चाहिए स्पेसक्राफ्ट के लिए तो वो लेते हैं, जो भी इनको ज़रूरी होता है वो सब करके फिर ये वहाँ से वापस चले आते हैं। अगर इन्हें यहाँ से यहाँ अगर जाना है तो स्पेस स्टेशन के ज़रिए वो आराम से जा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है लो अर्थ ऑर्बिट में। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, इसे हमेशा अर्थ के इक्वेटर के, यानी इक्वेटर के हिसाब से चारों ओर चक्कर लगाना पड़ता है। जबकि ये जो होता है लो अर्थ ऑर्बिट में, ये थोड़ा टिल्टेड होकर के भी अपना ऑर्बिट लगा लेता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, उतना डीप में मत जाओ। देखो करंट अफेयर्स हमें उसी उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरत है। तो प्रोजेक्ट कुइपर की बात यहाँ पर चली है तो आपको पता रहना चाहिए कि अमेजोन अपना 3,500 सेटेलाइट या 3,2500 सेटेलाइट जो भी हो अप्रॉक्स, उतना सेटेलाइट भेज करके पूरे वर्ल्ड में एक ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट करना चाहता है। फॉर दैट उसने स्पेस एक्स के साथ हाथ मिलाया है। दिस वॉज द टॉपिक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। काउंसिल, DAC, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज द अमाउंट इज वेरी लार्ज। देखो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रिसेंटली अकॉर्ड किया है अप्रूवल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AONs फॉर वेरियस कैपिटल एक्विजिशंस प्रपोजल अमाउंटिंग टू रुपीज 2.23 लाख करोड़। तो DAC क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, DAC इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन प्रोक्योरमेंट। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये डिफेंस मिनिस्ट्री का, इसके हेड हमेशा डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस DAC का, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का? टू इंश्योर एक्सपेडाइटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसे अप्रूव करना, जो कि बहुत ही नेसेसिटी है जिसकी। जब ये DAC इसे अप्रूव कर देगा तो फिर गवर्नमेंट उन चीज़ों को बाय करेगी, प्रोक्योर करेगी। फॉर्मेशन, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन। 1999 में करगिल वार हुआ था, उसके बाद 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, ये रिकमेंडेशन आया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इस टॉपिक पर, या फिर कह लो कि इस मुद्दे पर, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, तो जाकर के इसका फॉर्मेशन हुआ था। कंपोजिशन देख लेते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर जो होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। मेंबर इंक्लूड द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, जो कि हाल ही में बना है ये पद, पहले नहीं था। एंड चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये सब इसके मेंबर होते हैं। फंक्शंस, गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ ए 15 ईयर लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान फॉर डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्स के लिए 15 साल का एक प्लान देना, ठीक है, 15 ईयर्स का प्लान देना, जो कि आने वाले समय में काम आएगा। क्योंकि वार का जो सिनेरियो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। आज बंदूक से लड़ा जा रहा है, कल टैंक से लड़ा जाएगा, परसों परसों जेट से लड़ा जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि रोबोट से लड़ा जाएगा। तो इस DAC का काम है कि 15 ईयर्स में हम लोग बने रहें, सस्टेन करें, वार में हमेशा सुपेरियर रहें। उन चीज़ों को सोचकर क्या क्या प्रोक्योर करना है उस पर अपना ध्यान लगाए, ये काम है इस DAC का। अकॉर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी टू एक्विजिशन proposals. Categorization by the acquisition proposals relating to buy and make
एंड मेक। 3 तरह का प्रोक्योरमेंट होता है यहाँ पर, 3 तरह का प्रपोज़ल होता है कि आर्मी कोई भी चीज़ एक्वायर कैसे करेगी, या तो खरीद कर, या फिर कुछ खरीद कर उसमें कुछ साथ में बनाकर, या फिर सिर्फ बनाकर। लुक इनटू इश्यूज रिलेटिंग टू सिंगल वेंडर क्लियरेंस, take decisions regarding offset provisions in respect of acquisition proposals above rupees 300 crore, take decision regarding the transfer of technology under the buy and make category of acquisition proposals। तो ये सारा काम देखना डीएसी का काम है, और दिस वाज द टॉपिक। इसके बाद चलिए नागार्जुन सागर डैम को देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक बार मैप में हम इसे देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि मुद्दा क्या है। आंध्र प्रदेश रिसेंटली टुक कंट्रोल ऑफ द हाफ ऑफ द नागार्जुन सागर डैम। आंध्र प्रदेश ने यूनिलैटरली नागार्जुन सागर डैम का आधा कंट्रोल अपने ले लिया है, खुद ले लिया है, विच इज़ बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर, जिसने तेलंगाना के साथ एक डिस्प्यूट फिर से स्पार्क कर दिया है। पहले ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस डैम को लेकर के या कृष्णा रिवर को लेकर के बहुत सारा डिस्प्यूट है, और उसमें आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, तो डैम पर आधा कंट्रोल कर लिया है। तो देखने वाली बात होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि नागार्जुन सागर डैम है कहाँ। तो बिल्ट बिटवीन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना एंड द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर कृष्णा। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट मैसनरी डैम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मैसनरी डैम है। मैसन का मतलब तो आपको पता होगा, मैसन उस मजदूर को कहा जाता है जो ईंटें, गिट्टी, पत्थर, ठीक है, सीमेंट, बालू, इन सब चीज़ों का काम करते हैं, उसे मैसन कहा जाता है। तो मैसनरी का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर क्ले, ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट वगैरह यूज करके जो डैम बना हो, वैसा डैम। तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डैम है ये। द डैम इज 150 मीटर टॉल एंड 1.6 किलोमीटर लॉन्ग। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलो इसे मैप में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ है नागार्जुन डैम। जूम करता हूँ इसे, दिख तो रहा होगा कि तेलंगाना का बॉर्डर और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर यहाँ से होके पास कर रहा है। ये बॉर्डर तो दिख ही रहा होगा आपको। चलिए जूम करते हैं और क्लियर होगा। तो ये देख लो, यहाँ ये जो डैम है बहुत ही अच्छा खासा वाटर को यहाँ रोके हुए है, ठीक है, और ये डैम यहाँ बन रहा है। ये है डैम, और इस डैम का 50% कंट्रोल अब आंध्र प्रदेश ने ले लिया। इस बात से तेलंगाना को काफ़ी तकलीफ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर इसी रिवर के लॉन्ग है, लेकिन कहीं कहीं आंध्र प्रदेश का अपना एक हायर स्टेक है, ठीक है। तो ये हमें इसी तरह देख रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है, इसके नॉर्थ में इस तरफ तेलंगाना है और इसके साउथ में आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट अब बढ़ता ही जा रहा है। आंध्र प्रदेश ने ऐसा करके इस डिस्प्यूट को और ज़्यादा तेज कर दिया। अब देखते हैं होगा कि आगे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट होता है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो नागार्जुन सागर डैम का नाम नागार्जुन कैसे पड़ा है, तो ये हाल ही में, सॉरी पास ही में एक हिलॉक एंड आइलैंड है जिसका नाम नागार्जुन कोंड है। उनके नाम पर इस डैम का नाम नागार्जुन सागर डैम पड़ा है। वेयर एन एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क वंस लिव्ड। कभी किसी ज़माने में एक प्राचीन बुद्धिस्ट जो थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो यहाँ रहे थे। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोजेक्ट्स बिल्ट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इसका निर्माण पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हुआ है, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के पर्पज से। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम कमेंस्ड इन 1956 एंड वाज कंप्लीटेड बाय 1967। तो 11 साल लगे हैं इसे बनने में। 1956 से 1967 में ये कंप्लीट हुआ है, और आज़ादी के बाद के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में से ये प्रोजेक्ट को भी माना जाता है। यानी कि आज़ादी के बाद जो भारत की सफलताओं का अगर अध्याय लिखा जाता है तो उसमें ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय माना जाता है। डैम सपोर्ट्स द नेशनल ग्रिड and its electric power and provides irrigation water to 5 districts including Khamman district, Nalgonda district, Guntur district, Paraskasam district and Krishna district. As per the provisions of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, Nagarjuna Sagar Dam is controlled by and supervised by तेलंगाना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में लाया गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का फिर से ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो उसमें नागार्जुन सागर डैम को का जो कंट्रोल और सुपरविजन और कंट्रोल है, वो तेलंगाना को प्रोवाइड किया गया था। अब आइए बात करते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी का। पीजो इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट जनरेट्स द स्पार्क इनसाइड स्टोव लाइटर। तो देखो, जो स्टोव लाइटर होता है जिसमें कि
समझ लो 2 स्टोन टकराता है और वहाँ चिंगारी निकलती है और हमारा जो गैस का जो स्टोव होता है वो जल उठता है, विच इज़ क्वाइट क्यूरियस फॉर द वन हु इज़ ऑब्जर्विंग इट। अक्सर उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी होती है जो इन्हें देखते हैं। जैसे गैस लाइटर की ही बात करें अगर, तो यहाँ नोजल है, इसमें गैस भरा हुआ है, पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट यहाँ है, बटन यहाँ है। तो पीजो इलेक्ट्रिक आखिर होता क्या है कि इससे स्पार्क पैदा हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक वर्ड जो है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पीजन मीनिंग टू स्क्वीज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन फॉर एम्बर, ए मटेरियल नॉन फॉर एसोसिएशन विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए आपको कि पीजन का मतलब होता है कि कोई चीज़ को स्क्यूज करना, दबा देना। और इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन है वो तो इलेक्ट्रिसिटी से है ही। इलेक्ट्रॉन का ऐसे शाब्दिक अर्थ एम्बर होता है, ए मटेरियल नॉन फॉर इट्स एसोसिएशन विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पीजोइलेक्ट्रिसिटी इज अ रिमार्केबल phenomenon whereby some materials including quartz जो घड़ी में होता है, quartz ceramics such as lead, zirconate, titanate, PZT, and even certain biological substance like bone and tendons कैन जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्ट्रेस। ऐसा कहा जाता है या ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि देर आर सम एलिमेंट लाइक क्वार्ज, सेरामिक्स सच एज PZT एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंस लाइक बोन एंड टेंडन्स, इनको जब जोर से दबाया जाए तो इनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वो स्पार्क के फॉर्म में करते हैं। एंड वी यूज दैट स्पार्क फॉर आवर लाइटर, ओके। तो उसी स्पार्क से फिर लाइटर का गैस जल उठता है। तो ये सारी बातें हैं। द प्रॉपर्टी इज ए रिजल्ट ऑफ देयर अनयूजुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। जब स्क्वीज किया जाता है तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अनयूजुअल हो जाता है, जैसा होता है उससे डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण उसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द चार्जेज ऑन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के जो एटम हैं उनके जो चार्ज हैं दैट मेक देम अप आर सिमेट्रिक ऑन टू साइड्स ऑफ एन एक्सिस। व्हेन सम स्ट्रेस इज अप्लाइड द मॉलिक्यूल्स बिकम डिस्टॉर्टेड एंड द एसिमेट्री ऑफ चार्जेज गिव्स राइज टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी ऐसा जो क्रिस्टल होता है, ऐसा जो मटेरियल होता है, उसमें मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम होता है वो एक सिमेट्रिक सिमेट्रिसिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। जब इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस आता है तो ये जब डिस्टॉर्ट होता है तो यहाँ पर एसिमेट्री आ जाता है और एसिमेट्री ऑफ चार्जेज गिव राइज टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ चार्ज का कुछ एसिमेट्री होता है दोनों पर, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, जिसके कारण इसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, वही हम लोग को स्पार्क के रूप में दिखता है। सम मटेरियल्स आल्सो डिस्प्ले एन इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ मटेरियल में इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखता है, वेयर द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूसेस ए मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, जहाँ पर अगर किसी तरह का इलेक्ट्रिक करंट उसमें अगर फ्लो कराया जाए किसी मटेरियल में तो वहाँ पर क्या होता है, तो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो जाता है। देखो पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल था, इसमें इस तरफ कुछ चार्ज था, इस तरफ कुछ चार्ज था, इक्वल था, इधर भी एक्स चार्ज था, इधर भी एक्स चार्ज था। इसको जब दबाया गया तो चार्ज में डिफरेंस आ गया और वो डिफरेंस जैसे ही आया तो चार्ज का फ्लो शुरू हो गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ। यानी कि स्क्वीज करने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ। उसी उसी के जैसा, उसी के कॉन्ट्रास्ट में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए तो फिर वो अपना डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है उसमें। और इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो माइक्रोफोन्स, ईयरफोन्स, बीपर्स एंड बजर्स, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये तो पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, माइक्रोफोन्स, ईयरफोन्स, बीपर्स एंड बजर्स। वायरलेस एप्लीकेशन पीजो इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू यूज क्रिस्टल्स एंड सिरामिक्स ऑफ ऑसिलेटर्स। सारे घड़ियों में क्वार्ज का यूज होता है, ठीक है, दीवार की घड़ियों में क्वार्ज लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये है आपका पीजो इलेक्ट्रिसिटी। एलिथियसिस, a recent study sheds light on the complex link. There is a link between serum lipids, lipid modifying targets and cholecystitis, ठीक है। कोलेलिथियासिस और सीरम लिपिड्स और लिपिड मॉडिफाइंग टारगेट्स के बीच में कुछ लिंक्स रिसेंट स्टडी में समझ में आया है साइंटिस्ट को। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कोलेलिथाइसिस है क्या। तो कोलेलिथियासिस जो है वो एक कंडीशन ऑफ हैविंग गॉल स्टोन्स इज कॉल्ड कोलेलिथियासिस। देखो इसके लिए एक इमेज देखें तो ये हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसमें आप यहाँ लीवर देख रहे हैं।
लीवर से कनेक्टेड होता है यहाँ पर गोल ब्लैडर, जो गोल ब्लैडर आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, और वो तब जब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो फूड पाइप जा रहा होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल, उसी समय ये आकर के यहाँ कनेक्ट होता है। और यहाँ काम क्या है इसका, तो लीवर जो है बाइल जूस बना करके गोल ब्लैडर में स्टोर किए रहता है, एंड इन दैट गोल ब्लैडर समटाइम स्टोन हो जाता है। तो आज तक साइंटिस्ट नहीं जान पा रहा था कि इस स्टोन का कारण क्या है। फिलहाल अभी एक कॉम्प्लेक्स लिंक देखने को मिला है, देयर इज अ लिंक बिटवीन सीरम लिपिड्स एंड लिपिड मॉडिफाइंग टारगेट्स। सो आगे इसमें और भी डेवलपमेंट आएगा तो हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल आपको गोल ब्लैडर के बारे में दिया गया है यहाँ। बाइल क्या है, बाइल इज ए डाइजेस्टिव फ्लूइड मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट्स एंड बिलीरुबिन। यही बिलीरुबिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड में हम लोगों का, दैट मीन्स कि जॉन्डिस हो गया है, एंड गेट्स रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द साइस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट टू एड द फैट डाइजेशन। तो आप सबको पता है कि स्टमक में एसिड होता है, तो यहाँ पर फूड एसिडिक हो जाता है, लेकिन हमारा जो डाइजेशन है आगे वो बेसिक मीडियम में होता है। सो टू मेक दैट डाइजेस्टेड फूड बेसिक, यहाँ बाइल जूस ऐड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो देर इज ए वेरी स्मॉल स्नैपशॉट ऑफ द होल कंसेप्ट। काउजेज देख लेते हैं अगर इसका, तो द एग्जैक्ट काउज ऑफ कोलेलिथियासिस इज नॉट इंटायरली क्लियर। वही मैंने कहा कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अंदाजा लगाया गया है कि सीरम लिपिड से इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम ए केमिकल इम्बैलेंस बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द गोल ब्लैडर इन विच द बाइल कंटेंट्स टू मच कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन। अगर बाइल में टू मच कोलेस्ट्रॉल हो जाए या बिलीरुबिन हो जाए तो वहाँ पर स्टोन बन जाता है, दैट इज द प्रोबेबल रीजन, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं है। सिम्टम क्या है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोलेलिथियासिस इज एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत जोर का दर्द होता है, लोकलाइज्ड टू द अपर राइट और सेंट्रल एब्डोमेन। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इट मे बी ट्रीटेड विथ मेडिकेशंस और प्रोसीजर्स। इसमें सर्जरी भी होता है जिसमें कि गोल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है, और जब गोल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो जो बाइल जूस है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर फिर कहता है कि आप थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, पेशेंट को ऐसा कहता है। Next topic is Eothi Thas Pandithar. Recently, the Tamil Nadu government installed a statue of Dalit rights and anti-caste activist Eothi Thas Pandithar at Gandhi Mandapam in Chennai. तो ये रिसेंट का घटना है। इयोथी थास पंडितर 22 मई 1845 में इनका जन्म हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में। He was a prominent anti-caste activist and a practitioner of Siddha medicine. Association with tribal people in the 1870s, Eothi Thas organized the Todas and other tribes of the Nilgiri Hills into a formidable force for the freedom movement. तो ये उनका कुछ contribution है। He established the Dravid Mahajan Sabha in 1891. In 1876, Thas established the Advainand Sabha, Advaitanand Sabha, I'm sorry, Advaitanand Sabha, and launched a magazine called Dravid Pandian in collaboration with Rev John Rathina. He established the Sakya Buddhist Society in Madras with the branches all over South India. The Sakya Buddhist Society, also known as the Indian Buddhist Association, was established in 1898. To manage and coordinate the functioning of society, he began a weekly magazine, Tamizhan, in 1907. So these were the contributions. अब नेक्स्ट चलते हैं सब नेपच्यून प्लैनेट्स। Recently, astronomers have identified 6 sub-Neptune planets orbiting in a rare synchronous dance around a distant star. तो इसके बारे में थोड़ा जान लो। सब नेपच्यून planets, these are the most commonly observed types of planet in our galaxy. They could be rocky worlds with thick atmosphere of hydrogen and helium gas, or perhaps composed of rocks and ice with warm water-rich atmosphere. These planets have rarity between those of the Earth and Neptune. अर्थ से बड़ा ही होगा तब ये। The star known as HD 110067 is located approximately 100 light years away in the constellation Coma Berenices and is about 20% less massive than our sun. तो और भी डिटेल है नेपच्यून को लेकर के, कुछ डिटेल है। प्लीज हैव ए पाउज एंड रीड ऑल द डिटेल्स हियर एंड इंक्रीज योर नॉलेज। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। Recently, the Codex Alimentarius Commission praised India's standards on millets
and accepted its proposal for the development of global standards for millets during its 46th session held in Rome, Italy. So हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है, इट इज़ एन इंटरनेशनल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड बॉडी. इट वाज क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने इसे बनाया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस इन मे 1963. ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स हेल्थ एंड इंश्योरिंग फार प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड. मेंबर्स, इट कंसिस्ट ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज. सो यू कैन थिंक, आपको लग सकता है कि कितना बड़ा बॉडी हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसने इंडिया के जो श्री अन्न यानी कि मिलेट्स को लेकर के इंडिया में जो भी इनिशिएटिव लिया गया है उसको इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत प्रेज किया है. Membership of the Commission is open for all member nations and associated members of FAO and WHO. The Commission meets in regular sessions once a year, alternating between Geneva and Rome. Funding: the program of work of the Commission is funded through the regular budgets of WHO and FAO. So, why in news? India has framed a comprehensive group standard for 15 types of millets, specifying 8 quality parameters, which received resounding applause at the international meet. भारत ने 15 प्रकार के मिलेट के लिए 8 क्वालिटी पैरामीटर सेट किया है, जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा अपलाउड किया गया है, बहुत उसका वेलकम हुआ है. दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज. मिलेट्स क्या होता है तो उसके बारे में कुछ डिटेल है यहाँ, अच्छे से देख लो. मेजर मिलेट्स क्या है? सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट. माइनर मिलेट क्या है? फॉक्सटेल, प्रोसो, कोडो, ठीक है, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट. श्यूडो मिलेट्स में बकवीट, कुट्टू एंड अमरंथ, चावलाई. द टॉप 5 स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट्स. टॉप पे है राजस्थान, देन कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. ओके, इज टू से बाय, बट बिफोर गोइंग आई वांट टू से यू समथिंग. फ्रेंड्स, आपका लाइक, कमेंट या शेयर कुछ भी मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में दैट हाउ मच एनर्जी इट प्रोवाइड्स फॉर मी. सो प्लीज़ give your contribution for me. See you in the next session. Goodbye.